हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अध्याय नंबर 3 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हमने भौतिक अवशेषों के बारे में, जिसमें हमने सिक्कों के बारे में, जिसमें अपने शिलालेखों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो चौथा पॉइंट है साहित्यिक स्रोत, उसकी शुरुआत करेंगे। राइट फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारत होता है उसकी जानकारी के लिए जो स्रोत यूज़ किए जाते हैं उनमें एक और स्रोत आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य ऐसा स्रोत जो लिखा गया था। राइट, अब वो ताम्रपत्र पर भी लिखा जा सकता है, वो भोजपत्र पर भी लिखा जा सकता है ना। वो पत्थरों पर भी लिखा जा सकता है। पत्थरों पर लिखा गया तो उसे हम शिलालेख कह देंगे, है ना। जैसे कि वो जो जो पशु होते हैं उनकी चमड़ी पर भी लिखा जा सकता है। ये जो चीज़ होती है वो साहित्यिक स्रोत में आती है। राइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं साहित्यिक स्रोत को। यद्यपि प्राचीन भारतीय 2500 ईसा पूर्व के आसपास लिखने के कौशल से परिचित थे। मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी जो 2500 ईसा पूर्व में मौजूद थी, यानी 2500 ईसा पूर्व से जिसका काल स्टार्ट होता है, उस समय भी लोग जो थे वो लिखने की कला के से कौशल थे। मतलब वो लिखने की कला जानते थे। जैसे कि हमने पढ़ा ना, हड़प्पा सभ्यता में अपने को एक साइन बोर्ड मिला है। उस साइन बोर्ड में विभिन्न प्रकार के अपने को क्या मिले हैं, आकृतियाँ मिली है, चित्र मिले हैं, है ना। तो उन चित्रों से जो थे वो अपने भावों को क्या करते थे, प्रकट करते थे। कौन? 2500 ईसा पूर्व में जो हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे वो। लेकिन हमारी सबसे प्राचीन पांडुलिपि 4वीं शताब्दी से अधिक पुरानी नहीं है और वे मध्य एशिया में पाई जाती है। यानी ये चीज़ें अपने पास मौजूद तो हैं, लेकिन अपन इन जो हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख है उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था, वो है अशोक के शिलालेख। मतलब ये जो अशोक के शिलालेख है वो भारत में मौजूद सबसे पुराने अभिलेख और शिलालेख है जिनको हमने अनुवाद किया है और जिसका हमने अध्ययन किया है। और सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, विदेशी शिलालेख, ईरानी शिलालेख, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ईरानी शिलालेख जो है वो सबसे पुराना शिलालेख है जिसके बारे में हमने उन शिलालेखों का अनुवाद किया। पर ये क्या है, विदेशी शिलालेख है। और इसी ईरानी शिलालेखों से हमें हिंदू शब्द के बारे में भी पता चलता है। राइट फ्रेंड्स, और ये सारे जो अशोक के शिलालेख है वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, मध्य एशिया से भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य एशिया, है ना फ्रेंड्स। मध्य एशिया से भी ये चीज़ें, ये अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। भारत में वे भोजपत्रों तथा ताम्र पत्रों पर या ताड़ पत्रों पर लिखे जाते थे। अब देखो, अब मैंने जो बताया है साहित्यिक स्रोत जो कैसे लिखे जाते थे। अब किस पर लिखे जाते थे, उस समय कोई कागज़ तो होता नहीं था, उस समय कोई कंप्यूटर प्रिंटर तो होते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, ये जो इतिहास होता था उसको क्या करते थे, जो प्राचीन लोग हाथ से लिखते थे। और भी किस पर लिखते थे, तो ये लिखते थे भोजपत्र या फिर ताड़पत्र पर लिखते थे। अब ये भोजपत्र और ताड़पत्र क्या होता है, जैसे देखो कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें भोज वृक्ष कहते हैं। उन वृक्षों की जो छाल होती है, मतलब उनके जो तना होता है, उस तने को जब वो तना सूख जाता है, उस सूखे हुए तने को वो उखाड़ कर क्या करते हैं, ऐसी आकृति में, कैसी आकृति में, ऐसी आकृति में वो काट देते हैं, है ना फ्रेंड्स। फिर इस कटी हुई आकृति को बहुत सारे जो ऐसे ऐसे टुकड़े काटकर, इन ताड़ पत्रों को काटकर वो आपस में क्या कर देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पत्रों को, जैसे ताम्र पत्र अपन ने पहले पढ़ा था जिसे उनको यहाँ से जोड़ दिया गया था, वैसे ही ये इनको भी यहाँ से जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर वो अपना जो भी सामग्री यानी जो भी इतिहास लिखना होता है वो यहाँ पर लिखते थे, है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या है, वो ताड़ पत्र है। अब दोस्तों, ये भोजपत्र का ही उपयोग क्यों किया जाता था इसको लिखने के लिए, क्योंकि जो भोजपत्र की जो छाल होती है, मतलब जो तने का जो भाग होता है, वो क्या होता है, कई सदियों तक सुरक्षित रह सकता था। यानी इस पर जो कीड़े मकोड़े हैं उनका कोई कम प्रभाव पड़ता था और ये लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते थे। इसीलिए जो प्राचीन समय में लोग हैं वो भोजपत्र और ताड़पत्र का उपयोग इतिहास लेखन के लिए करते थे। राइट फ्रेंड्स,
लेकिन मध्य एशिया में जहां भारत की प्राकृत भाषा पहुंच चुकी थी, पांडुलिपियां भेड़ के चमड़े और लकड़ियों के पाटों पर लिखी गई थी। मतलब ये जो इतिहास है, ये जो अभिलेख है, वो भोजपत्र पर लिखे जाते थे, ताड़ पत्र पर लिखे जाते थे। और इसके साथ ही जो भेड़ होती थी, भेड़ जो पशु होता है, उस भेड़ के मरने के बाद उसकी जो चमड़ी होती है उसको भी इस आकार में काट कर उसको आपस में जोड़कर इस पर क्या लिखा जाता था, इतिहास लिखा जाता था। और इन सबको क्या कहते हैं, पांडुलिपि। क्यों कहते हैं पांडुलिपि? इन सबको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि क्यों कहते हैं? पांडुलिपि का तात्पर्य होता है ऐसा अभिलेख जिसको हाथों से लिखा गया हो। क्योंकि इस पांडुलिपि में जो वर्ड पांडु है उसका तात्पर्य होता है हाथ। क्या होता है, हाथ। मतलब पांडुलिपि का क्या हो गया, हाथ से लिखी गई लिपि, मतलब हाथ से लिखा गया अभिलेख, उसे अपन कहते हैं पांडुलिपि। तो जो प्राचीन भारत के लोग हैं वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे अभिलेख लिखने के लिए? वो भोजपत्रों का उपयोग करते थे, वो ताड़ पत्रों का उपयोग करते थे, वो भेड़ की चमड़ी का उपयोग करते थे। और इन सामग्रियों पर वो क्या लिखा करते थे, इतिहास को लिखा करते थे। राइट फ्रेंड्स, इन लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अब ये जो लिखा करते थे, ये जो इतिहास लिखा करते थे, इन सबको क्या कहा जाता है, अभिलेख। या फिर इनको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया। जब प्रिंटिंग का ज्ञान नहीं था तो पांडुलिपियाँ बहुत मूल्यवान होती थी। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जब हम मध्यकालीन भारत में आएंगे तब धीरे धीरे क्या होगा कि जो मध्यकालीन भारत में जो सल्तनत काल है, जो मुगल काल है, उस समय जो वहाँ के विद्वान हैं वो किसी चीज़ की प्रिंटिंग मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए एक ऐसी मशीन की, पंचिंग मशीन का निर्माण करेंगे जिससे वो किसी भी चीज़ की, यानी किसी भी पांडुलिपि, किसी भी जो ग्रंथ होता है उसका वो क्या कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते थे। तो प्राचीन काल में तो ऐसी कोई सामग्री थी नहीं, प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, हाथ से उन अभिलेखों को लिखते थे। लेकिन मध्यकालीन भारत आते आते और आधुनिक भारत आते आते धीरे धीरे चीज़ों का विकास हुआ और मध्यकालीन भारत में एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ जिसमें जो हिंदी के अक्षर हो गए या फिर अंग्रेजी के अक्षर हो गए, उनको उस मशीन में क्या किया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था, है ना। और फिर जो चीज़ लिखनी होती थी उस पत्र पर इन पंचिंग मशीन को जोर से प्रेस किया जाता था ताकि वो अक्षर उस जो पत्र है उस पर छप जाते थे। लेकिन प्राचीन भारत में तो ये चीज़ें थी नहीं, ये तो मध्यकालीन भारत में विकास हुआ। तो प्राचीन भारत में जो है वो लोग हाथ से जो है वो ताड़ पत्रों पर, भेड़ की चमड़ी पर, भोजपत्रों पर क्या करते थे, लिखा करते थे। और ये सारी चीज़ें जो क्या है अपने आज भी संग्रहालयों में, भारत के संग्रहालयों में, पड़ोसी देशों के संग्रहालयों में और जो ब्रिटेन के संग्रहालयों में आज भी ये चीज़ें क्या है, सुरक्षित संजो कर रखी गई है। राइट फ्रेंड्स, और इन्हीं को अपन कहते हैं पांडुलिपियाँ और अभिलेख, है ना फ्रेंड्स। हालांकि पुरानी संसद की पांडुलिपियाँ भारत भर में मिलती है, ये ज़्यादातर दक्षिणी भारत, कश्मीर और नेपाल से संबंधित है। मतलब ये जो पांडुलिपियाँ है वो न केवल भारत के किसी एक विशेष क्षेत्र में बल्कि पूरे के पूरे भारत में पाई जाती है, जिसमें वो दक्षिणी भारत में भी पाई जाती है, कश्मीर में भी पाई जाती है, नेपाल में भी पाई जाती है, यानी पूरे के पूरे भारत में ये पांडुलिपियाँ पाई जाती है। वर्तमान में सभी अभिलेख संग्रहालयों में संरक्षित है और पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों में रखी गई है। मैंने अभी बताया ना, ये जो पांडुलिपियाँ है वो वर्तमान में भारत के संग्रहालयों में, साथ में जो पड़ोसी देश है उनके संग्रहालयों में, क्योंकि वो पहले जो पड़ोसी देश है वो भारत के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसी के वो भाग थे। तो वहाँ पर भी इनको संग्रहालयों में संरक्षित किया गया। और साथ में ब्रिटेन, जब ब्रिटेन ने अपने भारत पर कब्जा किया था उस समय भी वो कुछ पांडुलिपियाँ वो ब्रिटेन ले गए थे और वहाँ पर भी उन पांडुलिपियों को, अभिलेखों को संरक्षित रखा गया है। राइट फ्रेंड्स, और ये जो पांडुलिपियाँ है वो किस में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में भी लिखी गई है, कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में भी लिखी गई है ना फ्रेंड्स। ज़्यादातर प्राचीन पुस्तकों में धार्मिक विषय शामिल है। मतलब जो ज़्यादातर प्राचीन पुस्तक है, मतलब ज़्यादातर जो पांडुलिपियाँ हैं, ज़्यादातर
जो पांडुलिपियाँ हैं उसमें क्या, उनमें जो टॉपिक है यानी उनमें जो विषय है वो ज़्यादातर विषय कौन सा है, वो ज़्यादातर विषय है धार्मिक विषय। यानी पहले जो ज़्यादातर चीज़ें लिखी जाती थी वो धर्म के को बेस बनाकर लिखी जाती थी, मतलब धार्मिक विषय पर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लिखी जाती थी। हिंदू धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण जैसे ग्रंथ शामिल है। अब धार्मिक विषय में कौन से, जैसे वेद हो गए, वेद भी धार्मिक विषय पर लिखे गए, जैसे रामायण हो गई, है ना, जैसे महाभारत हो गई, जैसे पुराण हो गई, ये सब क्या है, ये सब पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी गई उस समय। बाद में इनका जो है वो बाद में प्रिंटिंग से इनको फिर लिखा गया, लेकिन शुरू शुरू में तो इनको हाथ से ही लिखा गया था। ये सब क्या थी, पांडुलिपियाँ थी। और इन सब का विषय क्या है, इन सब का विषय है धार्मिक विषय। तो मैक्सिमम जो चीज़ें पांडुलिपियाँ थी वो किस विषय पर थी, धार्मिक विषय पर थी। वे प्राचीन काल की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन समय और स्थान के संदर्भ में उनका उपयोग करना मुश्किल है। मतलब ये जो पांडुलिपियाँ है वो धार्मिक विषय के बारे में थी, लेकिन इन पांडुलिपियों से प्राचीन समय में समाज कैसा था, मतलब सामाजिक स्थिति कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, वो सामाजिक स्थिति का, और साथ में सांस्कृतिक स्थिति का, सांस्कृतिक मतलब कल्चर कैसा था, यानी प्राचीन समय में अपने भारत में कल्चर कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, इसके बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है इन पांडुलिपियों से। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, समय के साथ और स्थान के संदर्भ में उनका उपयोग करना कठिन है। मतलब इन पांडुलिपियों में चीज़ें तो बहुत दी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, इनको समझना, कैसे समझना। अब देखो इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये हो गया कि मैंने बताया कि बहुत सारी पांडुलिपियाँ तो नष्ट हो गई है, शायद उनको, हो सकता है कुछ पांडुलिपियों को कीड़ों मकोड़ों द्वारा खा लिया गया हो, या फिर हो सकता है कि कुछ पांडुलिपियाँ जो है वो जो आर्द्र भूमि होने के कारण, जो गंगा का मैदानी इलाका है और जो डेल्टाई भाग है उसमें आर्द्र जलवायु होने के कारण वो नष्ट हो गई हो। तो या फिर हो सकता है कि बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ उनकी जो लिखावट है वो बिगड़ गई हो, है ना फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके कारण इन पांडुलिपियों को आज के समय में यूज़ करना जो है थोड़ा बहुत क्या है, कठिन कार्य है, राइट। ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक कहा जा सकता है ना। अब जैसे मैंने पढ़ाया था पहले भी, वैदिक पढ़ा है ना, वैदिक काल कहाँ तक माना जाता है, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इस 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व में अपन दो भाग में बांटा था। कौन कौन से भाग में बांटा था, एक तो था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, एक था 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, है ना फ्रेंड्स। जिसमें 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व को अपन ने क्या बोला था, ऋग्वेदिक काल बोला था, है ना। और 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक क्या बोला था हमने, इसको अपने उत्तर वैदिक काल बोला था, राइट। तो ये क्या बात कर रहा है कि ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से लेकर 1000 का कहा जा सकता है, यानी जो ऋग्वेद है वो किसका माना जाता है, 1000 से लेकर 1500 तक का, ईसा पूर्व तक का माना जाता है ऋग्वेद। अब मैंने 4 वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वो चीज़ें जो ऋग्वेद है उसका काल क्या माना जाता है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जो किसके समय काल का है, आर्यों के, जो आर्यों का समय काल है, किसका है, आर्यों का। हालांकि अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, अरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथों का काल मोटे तौर पर 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब जो ऋग्वेद का काल है वो क्या है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और इसके अलावा बचे हुए जो वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके अलावा जो ब्राह्मण हो गए, जो अरण्यक हो गए, जो उपनिषद हो गए, ये भी सब क्या है, ग्रंथ हैं। तो इन सब का काल जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इन सब का काल माना जाता है। मतलब केवल और केवल ऋग्वेद है जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में लिखा गया था, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई थी, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, बचे हुए जो वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें ब्राह्मण आ, जिसमें उपनिषद आ गए, और जिसमें क्या आ गया, अरण्यक आ गए। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब अभिलेख हैं। अभिलेख मतलब हाथ से लिखे गए धर्म ग्रंथ हैं, वो हैं ये, है ना, उस प्राचीन समय के बारे में जो हमें बताते हैं, राइट फ्रेंड्स।
लगभग हर वैदिक पाठ में प्रक्षेपण होते हैं जो आमतौर पर शुरुआत में या फिर अंत में दिखाई देते हैं। मध्य में ऐसा शायद ही कभी होता हो। ऋग्वेद में मुख्य रूप से प्रार्थनाएं होती है, जबकि बाद के वैदिक ग्रंथों में प्रार्थनाओं के साथ अनुष्ठान, जादू, पौराणिक कहानियाँ भी शामिल हुई है। हालांकि उपनिषदों में तो दार्शनिक चिंतन भी है। मतलब ये बता रहे हैं कि इन ऋग्वेद में, इन जो जो दूसरे वेद हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये बता रहे हैं कि जो ऋग्वेद है उसमें क्या लिखी हुई है, प्रार्थनाएं हैं। अब वो प्रार्थनाएं क्या हैं? प्रार्थनाएं मतलब जब प्राचीन लोग भगवान की पूजा करते थे, जब प्रकृति की पूजा करते थे, वो किन प्रार्थनाओं का उच्चारण करते थे, वो जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं लिखी गई है ऋग्वेद में। क्या लिखी गई है? ऋग्वेद में लिखी गई है, जिसे अपन ऋचाएँ कहते हैं ना। तो वो किस में लिखी गई है? ऋग्वेद में लिखी गई है ना। जबकि जो बाद में जो वेद है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो मैंने उपनिषद बताए थे, वो इनमें प्रार्थनाएं तो लिखी गई है, यानी इनमें प्रार्थनाएं तो लिखी गई है, बल्कि इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी लिखी गई। वो दूसरी चीज़ें क्या है, जैसे मैं बताता हूँ। देखो, यानी क्या कहना चाहता है ये कि ऋग्वेद में तो केवल क्या लिखी गई है? प्रार्थनाएं लिखी गई है। कौन सी प्रार्थनाएं? जब प्रकृति की पूजा की जाती थी तब कौन से जो श्लोक है उनका उच्चारण किया जाता था, वो श्लोक लिखे गए हैं इसमें, है ना। वो वाली चीज़ें लिखी गई है। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, इनकी रचना हुई है, उसमें प्रार्थनाओं के साथ साथ क्या लिखा गया है? अनुष्ठान के बारे में लिखा गया है। कि जैसे अनुष्ठान मतलब क्या हो गया कि जब आप यज्ञ करोगे, है ना, जब आप यज्ञ करोगे तो कौन कौन से अनुष्ठान, कौन कौन से नियमों का पालन करना है, वो लिखे गए हैं। साथ में लिखा गया है जादू के बारे में, जादू टोना होता है ना, वो लिखा गया है एक बाद वाले वेदों में। पौराणिक कहानियाँ लिखी हुई है, जैसे आप पुराण पढ़ो, पुराण में क्या है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये सब क्या है? इसमें पौराणिक कहानियाँ हैं। क्या है इसमें? पौराणिक कहानियाँ हैं। तो जैसे कि अब मैं बताऊं, जैसे जादू टोना, ये सब किस में लिखा हुआ है? जैसे अपना एक वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है जादू टोना इनके बारे में। जैसे मैं बताऊं सामवेद, सामवेद में लिखा हुआ है संगीत के बारे में। किस में क्या लिखा हुआ है? संगीत के बारे में लिखा हुआ है सामवेद में, है ना। तो ऐसे ही वेद है। जैसे मैं पुराण की बात करूँ तो उसमें पौराणिक कहानियाँ लिखी हुई है, जैसे विष्णु पुराण, है ना, जैसे वायु पुराण, ये। और उसमें अनुष्ठान दिए गए कि भाई जब यज्ञ किया जाएगा तो किन नियमों का पालन किया जाएगा, वो भी लिखे गए हैं। तो मतलब ऋग्वेद में केवल प्रार्थनाएं दी गई है, जबकि बाद वाले वेद और इन सब में क्या ली है? प्रार्थनाओं के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी दी गई है ना फ्रेंड्स। वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांग या वेदों के अंगों का अध्ययन करना भी आवश्यक था। मतलब ये सब साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत देखो, ऐसा ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? ये पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हाथ से लिखी गई थी, चाहे वो इन इन माध्यमों में, किन में, चाहे वो ताड़पत्र हो सकते हैं, वो भोजपत्र हो सकते हैं, है ना, वो किसी बाद में तो धीरे धीरे पत्तों पर भी लिखा जाने लगा। तो ये चीज़ें हैं, इन पर लिखी गई थी, है ना। तो ये सब वही साहित्यिक स्रोत है। अब एक और क्या कह रहा है कि जैसे वेद को अगर समझना, अगर आपको ऋग्वेद समझना है, अगर आपको यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद अगर समझना है, तो इनको समझने के लिए, अगर आपको इन सबको अच्छी तरह से समझना है, तो इनके लिए बेसिक को समझना अनिवार्य है। तो वो बेसिक जो हैं, क्या चीज़ है? बेसिक। इन सबको समझने के लिए आपको बेसिक, जैसे नहीं कहते हैं, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक समझनी है तो पहले एनसीईआरटी समझनी पड़ेगी, तभी आप उस स्टैंडर्ड बुक को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। तो पहले भी क्या था कि अगर आपको वेद को अच्छी तरह से समझना है, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, इन वेदों को अच्छी तरह से समझना है तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक क्लियर करने होंगे। और वो बेसिक किस में दिए गए थे? वो दिए गए थे वेदांग में। क्या कहते हैं इसे? वेदांग। मतलब ये क्या है? वेद के अंग हैं। क्या है ये? वेद के अंग है, इसमें दिए गए हैं बेसिक। तो वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए वेदांग या वेदों के अंगों का अध्ययन करना क्या था? आवश्यक था। अब ये वेदांग कौन कौन से हैं? 6 वेदांग है। कितने वेदांग है? 6। यानी कि अगर आपको वेद पढ़ना है तो पहले आप क्या पढ़ो? वेदांग पढ़ो, फिर आपको वेद अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वो वेदांग कौन कौन से हैं? जैसे पहला है
ध्वनि शास्त्र, क्या है ध्वनि शास्त्र, जिसे अपन शिक्षा शिक्षा भी कहते हैं, ध्वनि शास्त्र या शिक्षा। एक है कल्प, क्या है कल्प, जिसे अपन अनुष्ठान भी कहते हैं, अभी पढ़ा है ना अनुष्ठान, है ना। एक तीसरा है जैसे कि व्याकरण, राइट। चौथा है जैसे ये वेद के अंग है, इनको समझोगे तब जाकर आपको वेद समझ में आएंगे। एक है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति जिसे निरुक्त भी कहते हैं, है ना। और एक है जैसे कि छंद, है ना। और एक है खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र जिसे अपन ज्योतिष भी कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, याद हो गया, राइट। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 4 वेदांग। इन वेद के अंगों को पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएंगे वेद, राइट। इन सभी विषयों के इर्द गिर्द ढेर सारे साहित्य रचे गए हैं। वे सब गद्य में उपदेशों के रूप में लिखे। मतलब ये जो चीज़ें हैं वो कैसे लिखी गई है, गद्य के रूप में, पद्यांश नहीं, गद्यांश लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, गद्यांश के रूप में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, गद्यांश के रूप में लिखी गई है, राइट फ्रेंड्स। वो सब गद्यांश के रूप में लिखे गए हैं। और कैसे लिखे गए, उपदेश के रूप में। यानी इन चीज़ों को कैसे लिखा गया, उपदेश देकर, जैसे एक श्लोक लिख दिया, उस श्लोक में कुछ ना कुछ उपदेश देना चाहते हैं, वैसे लिखा हुआ। किसी प्रतिबोध या प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को संक्षिप्तता के कारण सूत्र कहा जाता था। इस लेखन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ईसा पूर्व 450 के आसपास पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण है। पाणिनि एक लेखक था, कौन था, पाणिनि। उसने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। ये क्वेश्चन आता है, यानी उसमें जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, छोटे मतलब जो ऑप्शनल वाले, वो ABCD वाले एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ये आता है। पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण, है ना। जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। व्याकरण के नियमों का वर्णन करते हुए पाणिनि ने समाज, अर्थशास्त्र और समय की संस्कृति का अमूल्य प्रकाश डाला है। मतलब पाणिनि ने जो किताब लिखी थी व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण, उसमें उसने उस समय का समाज कैसा था, है ना, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना, और उस समय की संस्कृति कैसी थी, उसके बारे में बताया है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई लेखक है, वो कोई किताब लिखता है, अगर कोई लेखक लिखता है तो वो उसका जो मेन टॉपिक होता है वो कोई एक होता है, लेकिन साथ में दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक पर वह क्या करता है, चर्चा करता है ना। क्या करता है, उस दूसरे टॉपिक के बारे में भी वो क्या करता है, लिखता है ना। तो जैसे मैं बताता हूँ, अब जैसे कि पाणिनि ने क्या लिखा, संस्कृत का व्याकरण नामक किताब लिखी, तो इसमें जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो व्याकरण के बारे में होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बुक में समाज के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया, उस संस्कृति के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया, उस अर्थव्यवस्था के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, उस समय की संस्कृति कैसी थी वो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी अपने को पाणिनि के व्याकरण से मिलती है, राइट फ्रेंड्स। सिंपल सी चीज़ है, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है वो चीज़ें जो लिखी गई है ना। माना जाता है कि सन 400 के आसपास तक अंततः दोनों महाकाव्य और प्रमुख पुराण संकलित हो गए थे। मतलब जो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत, और जो पुराण है, 2 महाकाव्य कौन से हैं, रामायण और महाभारत, और जो पुराण है उनको लगभग 400 ईस्वी के आसपास क्या कर दिया गया था, संकलित कर दिया गया था। संकलित मतलब इकट्ठा कर लिया गया था, है ना। महाकाव्यों में व्यास रचित, अब जो महाभारत है वो किसने लिखा था, महाभारत, जैसे ये महाभारत, ये क्या है, महाकाव्य है। तो महाकाव्यों में व्यास रचित किसके द्वारा लिखा गया था, व्यास जी द्वारा लिखा गया था। महाभारत ज़्यादा पुराना है और इसमें लगभग ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी, यानी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह यानी हड़प्पा के भी पहले समय की 34 शताब्दी तक के मामलों की स्थिति का वर्णन प्रतीत होता है, राइट।
तो महाभारत क्या है, एक महाकाव्य है। मूल रूप से इसे जय काव्य, मतलब इस महाकाव्य का जो पहले नाम था वो क्या था, जय काव्य था। क्या था, जय काव्य, अर्थात विजय की गाथा थी। इस जय काव्य को क्या कहते हैं, विजय की गाथा। विजय की गाथा, ये जो था वो क्या था, विजय की गाथा नाम था इसका पहले, है ना। जैसे विजय की गाथा मतलब जय काव्य। इसमें 8,800 श्लोक शामिल थे। मतलब इसमें कितने श्लोक थे, 8,800 श्लोक थे। क्या थे, 8,800 श्लोक थे। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर क्या हो गई, 24,000 हो गई, है ना, 24,000 हो गई। और इसे क्या कहा जाने लगा, अब 24,000 श्लोक हो गए तो इसको जय काव्य से क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, भारत कहा जाने लगा। क्योंकि इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक जनजातियों में से एक भरत वंश की कहानी भी शामिल थी। जो ये जय काव्य था, जिसका पहले नाम जय काव्य था, जिसमें 8,800 श्लोक थे, उसको बाद में किस नाम से जाना जाने लगा, भारत नाम से जाना जाने लगा। और इस भारत में कितने श्लोक हो गए, अब 24,000 श्लोक हो गए। कितने श्लोक हो गए, 24,000। इन 24,000 श्लोकों में किसका जिक्र था, भरत जनजाति जो थी। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि भारत का नाम भरत क्यों पड़ा है। एक भरत जो जनजाति थी जो कि दक्षिणी जो कि उत्तर पश्चिमी एरिया में, यानी कि भारत के इधर वाले भाग में, ये जो भारत है उसके इस एरिया में रहती थी एक भरत जनजाति। उस भरत जनजाति का जो जिक्र है इस भारत नाम के महाकाव्य में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा, राइट। और ये सबसे पुरानी जनजाति और शक्तिशाली जनजाति कही जाती थी, है ना। अंतिम संकलन में श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। जैसे 24,000 श्लोक थे, इससे आगे और बढ़े, फिर वो कितने हो गए, 1,00,000 हो गए। कितने हो गए, 1,00,000 हो गए। और यह ग्रंथ क्या कहा जाने लगा, महाभारत कहा जाने। अब इसके नाम क्या पड़ गया, अब इसका नाम पड़ गया महाभारत, जिसे कहते हैं सतसहस्त्री, यानी शतक संहिता। क्या कहते हैं, दिस वन सत्यस्त्री संहिता कहते हैं, है ना। तो देखो पहले इसका नाम जय काव्य था, फिर भारत आया, फिर महाभारत नाम बढ़ा। यानी कि ये जो महाभारत है वो किसी एक समय में नहीं, कैसे लिखी गई, एक पूरे अंतराल में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, एक अंतराल में। इसीलिए पहले लाइन में दिया गया था, क्या दिया गया था, है ना, कि ये लिखा हुआ है। देखो महाकाव्य में व्यास रचित महाभारत ज़्यादा पुराना है। इसमें लगभग ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से ईसा की 34 शताब्दी तक के मामलों की स्थिति का वर्णन प्रतीक होता है। मतलब ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से लेकर 34 शताब्दी तक, वहाँ तक इसमें जो घटनाएं हैं उनका वर्णन इन महाकाव्य में मिलता है, राइट फ्रेंड्स। इसमें कथात्मक, वर्णनात्मक तथा उपदेशात्मक सामग्री शामिल है। मतलब जो महाकाव्य है महाभारत, उसमें कथात्मक, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक सामग्रियाँ शामिल है। उपदेशात्मक मतलब जो उपदेश देती है ना। वर्णनात्मक मतलब जो वर्णन है वो। कौरव पांडव संघर्ष से संबंधित मुख्य कथा बाद के वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। मतलब महाभारत में जो कौरव और पांडव की कथा है, समझे, यानी ये जो महाभारत है वो इससे पहले लिखना शुरू हो गई थी, लेकिन जो पांडव और कौरव की जो कथा है उसको जो है वो बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, देखो कौरव तथा पांडव संघर्ष से संबंधित जो मुख्य कथा है बाद के वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। यानी बाद में जब वैदिक काल आया, है ना, बाद में जब वैदिक काल आया जिसे अपन कहते हैं 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, है ना, इस वैदिक काल में बाद में जो है वो पांडव और कौरवों की जो कथा है उसको महाभारत में जोड़ा गया था, राइट। वर्णनात्मक वाला हिस्सा उत्तर वैदिक काल का हो सकता है। वही उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर 500 तक। ये जो वर्णनात्मक वाला भाग है वो इसका हो सकता है। और उपदेशात्मक अंशों का संबंध सामान्यतः उत्तर मौर्य और गुप्त काल से हो सकता है। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, जो महाभारत है वो 3 रूपों में मैंने बताया था अभी। एक तो इसमें कौन सा भाग है, कथात्मक। कौन सा भाग है, कथात्मक। एक कौन सा भाग है, वर्णनात्मक। वर्णनात्मक कौन सा भाग है, वर्णनात्मक। और एक और कौन सा भाग है,
उपदेशात्मक, उपदेशात्मक, राइट। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो उपदेशात्मक वाला भाग है वो किससे संबंधित है, उत्तर मौर्य और गुप्त काल से। किससे संबंधित है, उत्तर मौर्य और गुप्त से संबंधित है। कौन सा वाला भाग, उपदेशात्मक मतलब उपदेश देना। और वर्णनात्मक वाला जो भाग है वो किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक से। किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक से, है ना फ्रेंड्स। और ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित, सबसे पुराना, ये जो है वो सबसे पुराना है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि कोई श्लोक है, जैसे कि कोई कहानी है, जैसे कि कोई भी किसी ऑथर ने एक कहानी लिखी, तो उसने क्या किया, एक कहानी लिखी, वो एक समय काल है ना। दूसरा ऐसा काल आएगा जिसमें उस कहानी को समझाया जाएगा, तो वो दूसरा काल है। जैसे मैं बताता हूँ, एक कविता है, कोई भी कविता, एक इंस्पिरेशन वाली कविता ले लो, तो एक कवि ने क्या लिखा, सबसे पहले कविता को लिखा, तो वो एक काल है। दूसरा बात के जो बहुत समय बाद उस कविता को क्या किया गया, समझाया गया, उसका वर्णन किया गया कि भाई वाकई में इस कविता का वर्णन क्या है, तो वो दूसरा काल हो गया। और तीसरा काल हो गया कि उस कविता को लिखने और उसका वर्णन करने के बाद उस कविता से अपने को क्या शिक्षा मिलती है, यानी उस कविता में क्या उपदेश दिया गया है, वो जो है वो तीसरा काल हो गया। तो इसीलिए ये कहा गया है, देखो जो उपदेशात्मक वाला भाग किससे संबंधित है, मौर्य और गुप्त यानी बाद, कि भाई महाभारत से अपने को क्या शिक्षा मिलती है, वो जो चीज़ है वो है उपदेशात्मक, तो वो इस काल का है। वर्णनात्मक मतलब महाभारत में श्लोक तो लिख दिए, मगर उसका वर्णन किसने किया, यानी कब किया, उत्तर वैदिक काल में। और कथात्मक, वो कथा कब लिखी गई, वो सबसे पुरानी वाली, राइट। तो ये तीन है पार्ट। इसी प्रकार वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य, दो महाकाव्य है, जिसमें एक महाकाव्य कौन सा हो गया, महाभारत, और दूसरा महाकाव्य है रामायण। दूसरा महाकाव्य कौन सा है, रामायण, जो किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि, है ना। जो महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी, वेद व्यास जी द्वारा, और रामायण किसके द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि जी द्वारा, है ना। इसी प्रकार वाल्मीकि रचित रामायण में मूल रूप से 6600 श्लोक शामिल थे। मतलब इसमें भी शुरू शुरू में कितने थे, सॉरी 6000 श्लोक शामिल थे। इसमें कितने थे, शुरू शुरू में 6000 श्लोक शामिल थे। जैसे उसमें थे एक नहीं थे, शुरू शुरू में 8800 थे, फिर 24,000 हुए, फिर 1,00,000 हुए, फिर 1,00,000 हुए, तब जाके इसको बोला महाभारत, है ना। वैसे ही रामायण में भी पहले कितने श्लोक थे, 6000 श्लोक थे, जिन्हें 12,000 तक बढ़ाया गया, फिर धीरे धीरे क्या हुए, 12,000 हुए, है ना। और अंततः यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 24,000 हो गई। बाद में इनका दुगुना होकर कितना हो गया, 24,000 इनकी संख्या हो गई, राइट। हालांकि यह महाभारत महाकाव्य की तुलना में अधिक सारगर्भी थे, इसके बावजूद इसके उपदेशात्मक भाग है जिन्हें बाद में जोड़ा गया। वही उपदेशात्मक भाग को हमेशा बाद में जोड़ा जाएगा, क्यों, क्योंकि उससे क्या उपदेश मिलता है वो तो सबसे लास्ट में जो है बताया जाता है ना। तो वो रामायण की रचना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। अब देखो महाभारत की कथा कब, यानी कब से स्टार्ट हुई थी महाभारत की रचना, ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी से 34 शताब्दी ईसा तक। जबकि रामायण की कब शुरू हुई है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 4000 समथिंग, 4000 समथिंग ईसा पूर्व से आसपास। उसके बाद यह 5 चरणों से होकर गुजरा और 5वें चरण तक यह 12वीं शताब्दी का काल हो चला। कुल मिलाकर इस ग्रंथ की रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो रामायण की रचना है वो महाभारत के बाद लिखी गई थी। और रामायण और महाभारत जो एक पूरे कालक्रम में लिखी गई है, मतलब एक पूरे दौर में लिखी गई है, कोई एक समय अंतराल नहीं है ना। तभी तो इनमें श्लोकों की संख्या पहले देखो कम थी, फिर धीरे बढ़ी, फिर और बढ़ी, तो ये कैसे होगा, ये एक पूरा समय काल में लिखी गई है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, साहित्यिक स्रोत। और क्या है, जैसे कि ये तो अपन ने वेदों के बारे में पढ़ा है ना, और महाकाव्य के बारे में पढ़ा, पुराणों के बारे में पढ़ा। अब अपन आते हैं और दूसरी चीज़ के बारे में जो साहित्यिक स्रोत को इंगित करते हैं। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक क्रियाकलापों के साहित्य का विपुल संग्रह हमें उपलब्ध है।
यानी उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, उत्तर वैदिक काल, वही बार बार बता रहा हूँ, उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, इस समय में जो धार्मिक क्रियाकलाप, जो धार्मिक कार्य किया जाता था राजाओं के द्वारा, वो भी अपने पास उपलब्ध हैं। राजकुमारों एवं तीनों वर्णों से के महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा निर्मित भव्य सार्वजनिक अवदान व स्रोत सूत्रों के आधार पर किए गए कई भव्य शाही राज्याभिषेक समारोह संपन्न होते थे। मतलब इस उत्तर वैदिक काल में जो राजकुमार है ना, जो राजकुमार है उनके द्वारा, यानी उनका जो राज्याभिषेक होता था, वो उनका जो भव्य राज्याभिषेक होता था, उनके जो विवरण है वो भी अपने पास मौजूद है ना। इसी प्रकार ग्रह सूत्र के अनुसार जन्म, नामांकन, उपनयन, संस्कार, विवाह, अंत्येष्टि आदि संपन्न किए जाते थे। और श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र दोनों का संबंध ईसा पूर्व 600 से लेकर 300 तक का है। मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिससे प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत है उनकी जानकारी मिलती है, यानी बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ सुलभ सूत्रों का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें बलि देने के स्थान के निर्धारण व निर्माण की भिन्न भिन्न माप के बारे में बताया गया है। वे ज्यामिति तथा गणित के अध्ययन की शुरुआत को दर्शाते हैं। मतलब उस समय जो गणित है और जो ज्यामिति है, यानी ट्रिग्नोमेट्री, जो ज्यामिति है उनका भी जो है वो क्या आविष्कार हो चुका था, क्योंकि ये जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें इन चीज़ों का क्या है जिक्र किया गया है। राइट फ्रेंड्स। अब एक और क्या चीज़ें आती है साहित्यिक जो स्रोत है उसमें अगली चीज़ आती है जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के द्वारा जो साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें भी उस समय के, यानी प्राचीन समय के जो व्यक्ति हैं, प्राचीन समय की जो घटनाएं हैं उनके बारे में इसमें जिक्र मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बहुत सारे राजा ऐसे थे जो जैन धर्म को मानते थे। तो जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनमें उन राजाओं का जिक्र है, उनके राज्य क्षेत्र का जिक्र है, वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ की जो जनता है, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसका भी जिक्र अपने को इन जैन ग्रंथों तथा बौद्ध ग्रंथों के अंदर मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, जो मगध तथा दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी और जो मुख्यतः प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। मतलब ये जो बौद्ध ग्रंथ है वो ज़्यादातर किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए, जो कहाँ बोली जाती थी, मगध और दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। मगध और दक्षिणी बिहार में ये भाषा बोली जाती थी, जो कि प्राकृत भाषा के लगभग समान है। किसके समान है, लगभग प्राकृत भाषा के समान है। राइट, क्योंकि प्राकृत भाषा अशोक के द्वारा यूज की गई थी। अंततः इनका संकलन, जो ये ग्रंथ हैं, जो ये विद्येन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अंततः इनका संकलन ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में श्रीलंका में हुआ। लेकिन इसके धर्म विधान से संबंध हिस्सों को बुद्ध के समय में जो भारतीय शासन की स्थिति थी उसे रेखांकित किया गया है। ये हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं, बल्कि उनके समकालीन कुछ शाही लोगों के बारे में भी बताते हैं, जो मगध, उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर शासन करते थे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के द्वारा जो साहित्यिक स्रोत लिखे गए हैं वो केवल हमें धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, इसके साथ साथ ये हमें ये भी बताते हैं कि उस समय इन धर्म की उत्पत्ति के समय, इन धर्म का जब विकास हुआ था उस समय, या फिर इन धर्म का जब पतन हुआ था उस समय, कौन से शाही राजा जो थे वो भारत में शासन करते थे, और उस समय के जो प्रजा थी उसके बारे में भी ये जो ग्रंथ है वो अपने को बताते हैं। और साथ ही जो मगध हो गया, उत्तर बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बारे में भी, इन क्षेत्रों के बारे में भी अपने को जानकारी देते हैं। धर्म विधान से इतर मामलों से संबंध साहित्य
के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सों में गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों का वर्णन किया गया है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे, जो बौद्ध ग्रंथ एक है जिसमें बुद्ध के पुनः जिसमें बुद्ध के जो पिछले जन्म है उनका उल्लेख किया गया है। तो इन ग्रंथों से भी अपने को प्राचीन भारत के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। राइट। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में पैदा होने से पहले बुद्ध ने 550 से भी अधिक बार जन्म लिया था। इनमें से उन्होंने कई बार पशुओं के रूप में भी जन्म लिया था। प्रत्येक जन्म की कहानी को जातक कहा जाता है। क्या कहते हैं? जातक। मतलब जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है वो किस में वर्णित है? जातक नामक कथाओं में वर्णित है। इन जातक नामक कथाओं में जो बताया गया है कि जो महात्मा बुद्ध ने जब बुद्ध के रूप में जन्म लिया था उससे पहले महात्मा बुद्ध ने 550 से भी अधिक रूपों में जन्म ले चुके थे, जिसमें वो पशु के रूप में और बहुत सारे रूपों में उन्होंने जन्म लिया था। और ये जो सारी कहानियाँ किस में वर्णित है? जातक कथाओं में वर्णित है। मतलब इन जातक कथाओं से हमें इन धर्म के बारे में यानी बौद्ध धर्म के बारे में तो जानकारी मिलती है, साथ में इसके अलावा बहुत सारी जो एक्स्ट्रा जानकारी है जिसमें भौगोलिक जानकारी हो गई, राजनीतिक जानकारी हो गई और अर्थव्यवस्था की जानकारी होगी, वो भी हमें इन जातक कहानियों से मिलती है जो कि लोक कथाओं के रूप में है। ये जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं से लेकर ईसा पूर्व 2री शताब्दी के बीच की अवधि के सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विशिष्ट प्रकाश डालती है। अभी बताया मैंने, यानी ये जो जातक कथाएं केवल धर्म के बारे में नहीं बताती, ये अपने को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन पर भी प्रकाश डालती है कि उस समय ये जो जीवन था राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसा था। ये बौद्ध काल की राजनीतिक परिघटनाओं के लिए प्रासंगिक संदर्भ भी प्रदान करती है। मतलब ये बौद्ध के समय में, जब बौद्ध काल था उस समय में जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में भी प्रासंगिक संदर्भ प्रदान करती है। मतलब अपने को प्रकाश डालती है उस चीज़ों पर भी। राइट फ्रेंड्स। जैन ग्रंथ प्राकृत में लिखे गए थे। अभी अपन ने किसकी बात की है? बौद्ध धर्म की बात की है। तो बौद्ध ग्रंथ जो थे वो किस में लिखे गए थे? पाली में लिखे गए थे। अभी बड़ा है ना, पाली में लिखे गए। किस में लिखे गए थे? पाली। अब अपन बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथ किस में लिखे गए थे? प्राकृत में लिखे गए थे। ये वही प्राकृत भाषा है जो अशोक द्वारा अपने अभिलेखों को लिखने के लिए यूज़ की गई थी। तो जैनों के द्वारा भी यानी जैन धर्मों के द्वारा भी जो जैन ग्रंथ लिखे गए थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। और अंततः गुजरात में इन्हें 6ठी शताब्दी में वल्लभी में संकलित किया गया था। वल्लभी क्या है? वल्लभी। जब अपन जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, है ना। वो अलग अलग लोकेशन पर हुई थी, अलग अलग राजाओं के द्वारा आयोजित कराई गई थी। वैसे ही जैन धर्म की भी 2 संगीतियाँ हुई थी, है ना। एक वल्लभी गुजरात में हुई थी, एक कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में तब अपन पढ़ेंगे। जब वल्लभी में एक संगीति हुई थी जैन धर्म की, उसी संगीति में जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को आपस में इकट्ठा करके क्या किया गया था? संकलित किया गया था। संकलित का मतलब होता है इकट्ठा करके एक स्थान पर लाना, है ना। जैसे अपन पढ़ते हैं वेद व्यास जी ने रामायण को क्या किया? रचना की। और कुछ होता है जैसे कि किसी ने संकलित किया। संकलित का मतलब होता है उन्हें इकट्ठा किया, है ना। तो वो चीज़ें, तो ये जो जैन ग्रंथ है उनको कहाँ इकट्ठा किया गया था? वल्लभी गुजरात में, है ना, जहाँ पर एक संगीति हुई थी। संगीति मतलब एक सम्मेलन हुआ था, है ना। जैसे दक्षिणी भारत में हुआ था संगम, वो भी एक क्या है? सम्मेलन है। वैसे ही ये जैन धर्म को मानने वाले लोगों के, विद्वानों के बीच में सम्मेलन हुआ था वल्लभी में। वहाँ पर इन्होंने जैन ग्रंथों को क्या किया था? संकलित किया था। उनमें ऐसे कई अंश हैं जो महावीर कालीन पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक इतिहास को पुनर्गठित करने में हमारी मदद करते हैं। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों का संदर्भ बार बार आता है। यही बात जैन धर्म के लिए भी सही साबित होती है कि जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथों से न केवल धर्म के बारे में बल्कि दूसरे विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही जो जैन ग्रंथ हैं
उससे भी हमें न केवल धर्म के बारे में बल्कि व्यापार के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है इन जैन ग्रंथों से जो संकलित किए गए थे वल्लभी गुजरात में। राइट फ्रेंड्स। हमारे पास धर्म साहित्य का बड़ा भंडार है। धर्म साहित्य मतलब अभी पढ़ाया था मैंने, साहित्य जो ज़्यादातर लिखे गए हैं वो किन विषयों पर लिखे गए हैं, अभी पढ़ाया ना मैंने, धार्मिक, जो उन पर लिखे गए धार्मिक टॉपिक पर। देखो मैं बताता हूँ, देखो फ्रेंड्स क्या है कि जो ज़्यादातर जो ये लिखे गए हैं साहित्य, अभी बताया था मैंने पहले कि जो ये साहित्य लिखे गए हैं उनका जो मेन टॉपिक क्या रहता था, वैसे तो सारे टॉपिक पर लिखे गए लेकिन जो ज़्यादातर जो साहित्य लिखे गए हैं वो किस पर लिखे गए हैं, धार्मिक टॉपिक पर लिखे गए हैं ना, धार्मिक टॉपिक पर लिखे गए हैं। तो हमारे पास क्या है, धार्मिक साहित्य जो है उनका बहुत बड़ा क्या है, भंडार है। भंडार मतलब अपने पास बहुत सारे साहित्यिक धार्मिक साहित्य हैं जिससे अपन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे विषयों के बारे में भी इनडायरेक्टली रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कोटि में सामाजिक विधान के ग्रंथ आते हैं जिन्हें धर्म सूत्र या स्मृति ग्रंथ कहा जाता है ना। सामाजिक विधान मतलब क्या है, विधान मतलब होता है कानून, सामाजिक विधान मतलब समाज को चलाने के लिए जो कानून होते हैं वो कानूनों को भी धर्म सूत्र व स्मृति ग्रंथ, किसमें, धर्म सूत्र व स्मृति ग्रंथ व स्मृति ग्रंथ में लिखा गया है। राइट फ्रेंड्स। टीकाओं के साथ इसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। टीका मतलब क्या होती है, क्वेश्चन आता है। टीका मतलब होता है फोटोकॉपी, यूँ समझ लो, लेकिन सेम टू सेम नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपने कोई बुक पढ़ी, राइट, उस बुक को पढ़ने के बाद आपने उसको समझ लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने नाम से एक अलग बुक छापोगे, यानी एक अलग बुक पब्लिश करोगे अपने नाम से, जिसमें आप जो है इस पुरानी जो आपने बुक पढ़ी थी उसकी सामग्रियों को तो यूज़ करोगे ही करोगे, और साथ में आप अपने जो विचार है उनको भी इसमें लिखोगे। तो ये होती है टीका। क्या होती है टीका, मतलब पुरानी जो बुक है उसका सेम टू सेम कुछ परिवर्तन के साथ लिखना, ये होती है टीका। राइट। तो टीकाओं के साथ इसे ही धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्म सूत्रों का संकलन ईसा पूर्व 500 से लेकर 200 ईसा पूर्व में किया गया और प्रमुख स्मृतियों को ईसा की शुरुआती 6 शताब्दियों में संहिताबंद किया गया। उनमें भिन्न भिन्न वर्णों के कर्तव्यों के साथ साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों का भी का निर्धारण किया जाता था। उनमें विवाह के विधानों के साथ साथ संपत्ति रखने, बेचने, पुश्तैनी बनाने के कानून कायदे भी निर्धारित थे। उनमें चोरी, हमले, हत्या, व्याधिचार जैसे अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित किए गए थे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो टीकाएँ लिखी गई थी, ये जो धर्मसूत्र लिखे गए थे, जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए थे, उनमें कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा की जाती थी। कौन से टॉपिक पर, चोरी हो गया, हमले हो गया, कोई हत्या, कोई व्याधिचार हो गया, कोई अपराध हो गया, उन सभी चीज़ों में क्या सजा देनी है उनका उल्लेख किया जाता था, है ना। और संपत्ति रखने के बारे में, कौन संपत्ति रख सकता है, कौन सी संपत्ति, पुश्तैनी संपत्ति किसको जाएगी, संपत्ति बेचने के क्या नियम है ना, पुश्तैनी बनाने के क्या नियम है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो किस में लिखी जाती थी, स्मृति ग्रंथों में, धर्मसूत्र में, टीकाओं में, इनमें आपको देखने को मिलती है। राइट फ्रेंड्स। अब इससे जो आगे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यही टॉपिक चल रहा है अभी तक, साहित्यिक स्रोत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको अपन अगली वीडियो में फिर से शुरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।